इसमें जैसे अपन ने पारिगर्भिक रोग पढ़ा ना, तो पारिगर्भिक रोग के जो पर्याय इंपॉर्टेंट होते हैं वही चीज इसमें भी इंपॉर्टेंट होती है। अनामक रोग, मातृका दोष। देखो मातृका दोष सामान्य सी बात है, समझ में आ रहा है कि माता की गलती की वजह से हो रहा है, इसलिए इसमें मातृका दोष आता है। पृष्ठ आरू, आरू जो टर्म आता है खुजली के लिए आता है। स्किन डिसऑर्डर में जब तुम लोग कुष्ठ रोग पढ़ रहे थे तो कुष्ठ रोग में भी आ रहा था ना, अरुणसिका आता है, आरू आता है, तो वो क्या होता है, खुजली के लिए आता है। तो पीठ के रीजन में खुजली। गुदकुट होता है, देखो ऊपर तुमने पढ़ा था एक दूध कट्टा, दूध कट्टा जो पढ़ा था तुमने पारिगर्भिक में पढ़ा था, यहाँ पे आता है गुदकुट। कुट्ट यहाँ पे हो सकता है कि गुदा के पास जो खुजली हो रही है उसके लिए टर्म आता है, और गुदकुंड अलग से ठीक है लिखा है, उसी से रिलेटेड है। इसको तुम लोग याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हो, मातृका दोष माता के कारण हो जाएगा, पृष्ठारू हो जाएगा पीठ पे होने वाला, और गुदा पे होने वाला रीजन हो जाएगा, तो वो क्या कहला जाएगा, गुदकुट हो जाएगा। इससे इसे याद कर सकते हो। अब इसके बाद इसमें चलते हैं अपन, इसमें देखो इसका निदान जो दे रखा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है रक्त कफोद्भवो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जब मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा था, सालाक के पढ़ा रहा था, सालाक में जब मैं ईएनटी वाला पोर्शन पढ़ा था वहां पे बताया था मैंने, बहुत सारी कफ और उसकी डिसीज बताई थी ना, कफ और रक्त की। इसमें भी आता है अहिपूतना। तो जैसे जो अहिपूतना है जो राक्षसी है, अब राक्षसी किस में घूमती है आजकल, कार में घूमती है, ऐसे याद करना। पहले तो जो कृष्ण भगवान को मारने आई थी तो प्लेन में उड़ के आई थी ऊपर से, अब लेकिन किस में आएगी, कार में। तो अहिपूतना, तो पूतना राक्षसी किस में आएगी, कार। कफ और रक्त याद करना। कार्य याद कर लेना। अब देखो इसमें जो लक्षण लिखा है, ताम्रो लिखा है, व्रणो अंतः लिखा है, ताम्रो व्रणो अंतः। तो ताम्र क्या होता है, जब भी क्या होता है पित्त दोष होता है और वहां पे रेडिश कलर आता है तो वहां पे ताम्र वर्ण जरूर मिलता है, मैं पूरे पुष्ट में तुमको पढ़ा चुका हूँ। व्रणो अंतः लिखा है क्योंकि जब वहां पे रेडिश रेसेज हो रखे होते हैं, खुजली कर दिए तो खुजली करने का स्क्रैच पड़ जाएगा और वो आगे घाव में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा वो समझेगा नहीं, नाखून से पूरे देगा। तो व्रणो अंत है, कंडुमान जानते भयर उपद्रव, ये क्या हो जाएगा, उसके कंडू के उपद्रव है। अब यहाँ पे देखो लिखा है, इसके पर्याय में ही लिखा है कि चित्तम मात्रका दोषम, कुछ लोग कहते हैं मात्रका दोष, कुछ कहते हैं अहिपूतनम, कुछ कहते हैं पृष्ठारू, कुछ कहते हैं गुदकुट्टम, चाहे केचित अनामिका, और कुछ लोग इसे अनामिका रोग भी कहते हैं या अनामक रोग कहते हैं। अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनामिका कई बार पूछा गया है, पृष्ठारू भी पूछा गया है, अहिपूतना भी पूछा गया है। अहिपूतना तो पढ़ते ही है, मात्रका दोष नहीं, गुदकुट्ट जो होता है पृष्ठारू होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय ने बताया, ऊपर देख चुके हो। भोज के कारण यह दुष्ट स्तन्य जन्य रोग है, तो अपन तो वैसे भी मान जान रहे हैं कि दुष्ट स्तन्य। यहाँ पे अष्टांग हृदय ने इसका कारण नहीं बताया, मात्रका दोष बोला, लेकिन यहाँ पे जो भाव प्रकाश ने इसका कारण क्या है, दुष्ट स्तन्य जो बताया है, ये मार्क करके रखना है ना, भोज को अपन को नोट करना है। योग रत्नाकर ने इसका वर्णन क्षुद्र रोग के अंतर्गत किया है। क्षुद्र रोगों में अपन ने पढ़ा था, जब क्षुद्र रोग पढ़े थे तब भी अपन ने अहिपूतना का पढ़ा था, वहां पे मैं अहिपूतना कर ऐसा करके याद कराया था, कर से कफ और रख जाएगा। चिकित्सा में इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये माता के दोष के कारण है, तो इसमें क्या करेंगे, धात्र्य स्तन्यम शोधिता बाल्या साध्य अहिपूतना। तो धात्री के स्तन्य का शोधन करेंगे, किससे करेंगे, पित्त श्लेष महर द्रव्यों का उपयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और धात्री के स्तन्य का, ऊपर जो तुम क्षीराल्सक पढ़ रहे थे, तो क्षीराल्सक में दो चीजें आती है, क्षीर भी आता है, अल्सक भी आता है, तो इसलिए वहां पे दो लोगों की चिकित्सा की जा रही है, धात्री की चिकित्सा की जा रही है और बालक की चिकित्सा की जा रही है। यहाँ पे केवल एक है, धात्री के स्तन्य का शोधन है, बालक के स्तन्य का शोधन नहीं है, ये याद रखना है। मधु एवं रसांजन मिश्रित जल, तो रसांजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रसांजन का पूछा जाता है कि रसांजन जो होता है लेप करने के काम आता है। जब रसांजन की मैं तुम्हें उसकी हरितकी की साथ जाती है पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे भी आता है, एक आता है उसका भी प्रलेप करते हैं। तो रसांजन मिश्रित जलपान कराते हैं। पित्त नाशक चिकित्सा, क्योंकि पित्त दोष है तो उसकी नाशक चिकित्सा करेंगे। धात्र्य सोडियम पित्त श्लेष भरे औषधि, ये जो ऊपर वाला लिखा है उसी की लाइन लिखी है, पित्त श्लेष भरे औषधि। ऐसा तुमने कामला में भी पढ़ा था, कामला में किस द्रव्य से शोधन कराते हैं, किसी को याद है? गोमूत्र से, भैंस मूत्र, सर मूत्र से कराते हैं ना, गो और भैंस के मूत्र से शोधन। कामला में वहां पे द्रव्यों का एक नाम दिया था कि किस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करना है विरेचन देने के लिए, कामनी तू विरेच नहीं, क्या आया था वहां भी श्लेष में पित्त आता है,
यहाँ पे पित्त औषधि पहले आती है, वहां पे श्लेष्म पित्त बाद में आती है ना। पित्त, श्लेष्म पित्त और कफ, क्योंकि कामला में भी श्लेष्म हरण आया ना सर, वो तो उसमें आया ना, क्या कहते हैं, श्लेष्म में, शाखाश्रित कामला में। ठीक है देख लेना, श्लेष्म कामला में हरण। मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, कंफर्म कर लेना, पर वहां भी ऐसा ही एक टर्म आता है। अब इसके बाद चलते हैं अपन गुदपाक में चलते हैं। पाक हो रहा है मतलब पित्त दोष है। अब देखो यहाँ पे भी चिकित्सा इन्होंने क्या बताया, पित्तनाशक चिकित्सा बताया, रसायन का पान और लेप बताया। ये याद रखना, पान लेप करते हैं ये तो तुम समझ जाओगे, लेकिन रसायन का पान करते हैं ये थोड़ा सा भूल जाएगा। ऊपर भी जो अपन कर रहे थे अहिपूतना, तो जो भी स्किन रैशेज होता है एनर के पास, वहां पे अपन रसायन यूज करते ही करते हैं। ये किसने बताया, सुश्रुतशाली ने बताया गया। योग रत्नाकर बताया शंख भस्म, यष्टि मधु और रसायन चूर्ण को लगाए। तो यष्टि मधु तो व्रण में यूज करते हैं अपन लोग, और यहाँ पे रसायन भी हो जाएगा। रसरत्न समुच्चय का देखो क्या क्या लिखा है, रसायन, जीरक चूर्ण, क्योंकि जीरक क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव हो जाएगा, कार्बोनेटिव की तरह काम करेगा, तो अपने आप सही कर देगा। जाति पत्र के साथ मर्दन, जहां भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वहां पे जाति पत्र यूज किया जाता है। सरस को अजा दुग्ध में मिलाकर पान करें, रसरत्न समुच्चय ने बताया। इसमें जो क्वेश्चन आया है गुदपाक में, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पित्तनाशक चिकित्सा, रसायन का पान, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, रसायन का लेप। बाकी ये दोनों योग रत्नाकर, रसरत्न समुच्चय, इसका कोई कारण नहीं है। पश्चाद्रुज, पश्चाद आद्रुज मतलब उसमें जो रुजा, नाम में ही लग रहा है रुजा। अब देखो अहिपूतना के समान लक्षण वाली व्याधि जिसका वर्णन भैषज रत्नावली में मिलता है। जैसे अहिपूतना में वहां पे स्किन हुई थी तो खुजली कर दिया, खुजली करने के बाद वहां पे क्या हुआ, दाह हो गया, और दाह होने के बाद व्रणों अंत है, अंत में व्रण बन गया। वैसे ही उसके बाद जो व्रण बनने के बाद एक नई डिसीज डेवलप हो जाएगी, घाव बन जाएगा। तो नई डिसीज होगी ना पश्चात रुज, जो बाद में पश्चात में हुई और रुजा उत्पन्न करे, तो रुजा होगी। तो ये किसमें मिलती है, उसके समान एक लक्षण वाली वैसी है। किसमें मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, भैषज रत्नावली में इसका डिस्क्रिप्शन आया, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। पश्चात रुज का वर्णन किसमें आता है, भैषज रत्नावली में। जलौका सदृश से व्रण होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, जलौका के सदृश इसमें मिल रहा है। मतलब जैसे जलौका है, अपन स्किन में स्क्रैच किए तो स्किन जैसा जलौका जैसा आ जाएगा। दाह और ज्वर मिलेगा तो बर्निंग सेंसेशन तो आना है। ज्वर जरूर इंपॉर्टेंट है, ज्वर याद कर सकते हो, क्योंकि पित्तज व्याधि है तो ज्वर तो मिलेगा। हरित पीत वर्ण का मलभेद मिलेगा, मलभेद मतलब होता है अतिसार, तो अतिसार भी मिलेगा हरे या पीले वर्ण का। यह रोग क्या होता है, परम दारुण है। ऊपर क्षीरालसक में आया था दारुण, कष्ट साध्य, जो कि यहाँ पे आता है परण दारुण, जिसे साध्य करना बहुत ही कठिन, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं। चिकित्सा में अपन क्या करेंगे, सारे शीतल द्रव्यों का उपयोग करेंगे, चंदन, श्वेता, सारिवा, कृष्णा, सारिवा, और यहाँ पे शंख पुष्पी, जल को पीसकर मधु के साथ पान करना है, गुदा पे लेप करना है। जब भी अपन को कोई स्किन प्रॉब्लम होगी तो इंटरनल मेडिसिन भी देंगे और एक एप्लीकेशन भी देंगे, इसीलिए पान और लेप दोनों चीज आती है। ये हो गया अपन ने गुद के रोग पढ़ लिए। अब इसी में डिवीजन एक और दे दिया था, प्राणवय सोतस के रोग। प्राणवय सोतस के रोग में उत्फुल्लिका, कल जब तुम लोगों को मैं वेदना अध्याय पढ़ा रहा था तो वेदना अध्याय में दो डिसीज आई थी, एक उरोघात करके आया था और एक श्वास रोग आया था, है ना, तो वहां पे भी एक टर्म आता है। अब देखो ये उत्फुल्लिका जो है न्यूमोनिया, मैंने जो बताया ना, उरोघात वहां पे क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन होगा, न्यूमोनिया यहाँ पे भी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। आद्यमान व समफुल्ली दक्ष कुछ भवेत, समफुल्ली जो टर्म आता है फिटकरी के लिए आता है, जैसे तुम उसमें डालोगे कढ़ाई तो फूल जाती है, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे उसका जो लंग्स एरिया होता है वो फूल जाता है। आद्यमान, आद्यमान मतलब फूल जाना, वात समफुल्ली दक्षुक्षो शिशुर भवेत, ठीक है। उत्फुल्लिका सा विख्यात है, स्वास्थ्य सवितु संकुला, योग रत्नाकर ने, इसका ये वाला कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन से क्वेश्चन आता है। आद्यमान व समफुल्ली इतना ही दे देगा तुम्हें, शायद हो सकता है ये बीएचयू वगैरह में क्वेश्चन मिल भी जाए, बीएचयू का आया हुआ क्वेश्चन। आद्यमान व समफुल्ली दक्ष कुक्षो शिशुर भवेत, योग रत्नाकर ने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उत्फुल्लिका की चिकित्सा या उत्फुल्लिका का वर्णन किसमें मिलता है, उत्फुल्लिका का किस मिलता है, योग रत्नाकर में। देखो योग करते हो ना तुम बहुत सारे लंग्स के लिए योग करते हैं, तो उत्फुल्लिका याद कर लेना, न्यूमोनिया। बालक के दक्षिण पुक्षी में आद्यमान होने से वात के कारण शोथ हो जाता है, श्वास नली में शोथ हो जाता है, उसे उत्फुल्लिका व्याधि कहते हैं, हिंदी में कोई नहीं पूछने वाला। राजस्व तो शास्त्री लिखी चिकित्सा आदर्श, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हें और मिल जाता है, चिकित्सा आदर्श किसने लिखी है, बुक्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ, तो किसने लिखी है, राजेश्वर दत्त शास्त्री,
जो राजा होंगे वही तो चिकित्सा का आदर्श देंगे ना। पहले के जमाने में जो राजा होते थे वही चिकित्सा करते थे, जैसे राम चिकित्सक थे, रावण चिकित्सक था, मेघनाथ चिकित्सक थे, ये सब चिकित्सक हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाश्लेष्म ओलवर्ड सन्निपात ज्वर या श्वसनक ज्वर उसे नाम दिया है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चिकित्सा आदर्श में इसका क्या नाम दिया है, तो वाश्लेष्म ओलवर्ड सन्निपात ज्वर, श्वसनक ज्वर। शिशु के उदर में जलों का उच्चारण करना है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बीएचयू में मिलेगा। उत्फुल्लिका की चिकित्सा योग रत्नाकर के अनुसार क्या होती है, शिशु के जल में जलों का उच्चारण करना। कैसे काम करता है ये नहीं मालूम, हो सकता है लंग्स एरिया में, यहाँ पे उधर में इपिगैस्ट्रियम के पास लगाते हो तो लंग्स में खाली करता हो, फ्लूइड को कलेक्ट कर लेता हो। इसके बाद अग्नि से उदर और पृष्ठ पर बिंदु आकार का दहन करते हैं, क्योंकि अग्निकर्म है, उष्ण चिकित्सा होती है, तो इसके कारण ये काम करता होगा अग्निकर्म उसमें, तो ये याद करना है तुम्हें। फिर क्या लिखा है, बिल्व मूलादि क्वाथ, ये पूछा नहीं गया अब तक, और पिप्पल्यादि चूर्ण योग रत्नाकर होता है, ये भी नहीं पूछा गया है, तो बस तुम्हें इतना ही याद करना है। इसके बाद इससे एक और रिलेटेड डिसीज मिलती है, नियोनेटल जॉइंटिस। नियोनेटल जॉइंटिस से खूब क्वेश्चन आए। नियोनेटल जॉइंटिस से देखो बाकी चीजें तो तुम्हें मालूम है, येलोइश डिस्कलरेशन होता है, स्क्लेरा ऑफ आई में मिलता है, न्यूबॉर्न बेबी मिलता है, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल है, ये तुमने पढ़ रखा है। इसमें एक चीज और जो होती है कि जो 2 ग्राम पर डीएल तक होता है उसे नॉर्मल माना जाता है, उससे ज्यादा जब बढ़ता है तो बच्चे में उसे प्रॉब्लम माना जाता है, कि जो 2 ग्राम डीएल पर तक जा सकता है और 15 mg पर डीएल तक ये फीट पे आ जाता है। जैसे अगर 2 ग्राम mg पर डीएल आया तो बिलिरुबिन पे दिखने लगेगा, अगर आंखों की उसके यहाँ पे स्क्लेरा वगैरह में दिखने लगे तो समझ जाओ कि उसका बिलिरुबिन लेवल लगभग 2 mg पर डीएल चला गया है। और अगर उसके पैर में दिखाई देने लगे तो समझ जाओ 15 mg पर डीएल है। ये तो क्लिनिकल के लिए इंपॉर्टेंस है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा इससे। अब 2 टर्म आते हैं, इसमें एक आता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस आता है, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। तो दोनों का टाइम पीरियड पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब होती है और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस कब होती है। अब देखो इसमें जो लिखा है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ड्यू टू एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड है इसीलिए यूरिन और फीकल मैटर के साथ मिलकर बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि क्या होता है जब बच्चा डिलीवर होता है उस समय उसका लीवर एक्टिव नहीं होता है, तो लीवर एक्टिव नहीं होने के कारण जो बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेट नहीं हो पाता, तो इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन में ही घूमता रहता है, यही कारण है इसका एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। अब ये जो स्टार्ट होता है, जॉन्डिस लास्ट फॉर अप टू 10 days विथ इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन 12 mg पर डीएल तक, 12 mg पर डीएल तक जाता है। ये तो है प्रैक्टिस के लिए। इसकी जो मैकेनिज्म समझ लो, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है। जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसमें लीवर एक्टिव नहीं होता है, तो इसके कारण ये एंजाइम भी एक्टिव नहीं हो पाता। ये एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाता तो उसकी बॉडी में जो बिलिरुबिन नहीं निकलता, तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में ही घूमता रहता है, यही चीज बढ़ जाता है, तो यही चीज कहलाता है जॉन्डिस, जो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। एक और चीज इसमें देखो लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि बच्चे के फीटस में एक्यूमुलेट ना हो पाए, इसके कारण ये डिलीवरी के समय इनएक्टिव होता है। देखो लिखा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड इन फीटस इन ऑर्डर टू क्रॉस द प्लेसेंटा टू अवॉइड बीइंग एक्यूमुलेटेड इन द फीटस। फीटस में एक्यूमुलेट ना हो इसीलिए ये क्या करता है, प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इट बिकम टू एक्टिव टू गिव फंक्शन, नॉलेज के लिए है, ठीक है। लो एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अकर, अगर ये एंजाइम कम होता है तो उसके कारण फिजियोलॉजिकल है। दूसरा कारण इसका, एक कारण तो क्या ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, दूसरा कारण होता है लेस लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, जिसे हम लोग फीटल आरबीसी भी कहते हैं, याद रखना। अब हम लोगों में फीटल आरबीसी नहीं प्रेजेंट होती, फीटल आरबीसी ड्यूरिंग डिलीवरी पीरियड होती है, जिसका जो लाइफ स्पैन होता है 80 to 90 डेज होता है, जिसके कारण आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी होता है। डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी होने के कारण बिलिरुबिन का अमाउंट ज्यादा निकलता है बॉडी में। फिर तीसरा जो यहाँ पे लिखा है, लेस एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा, तीसरा यहाँ पे दूसरा कारण तुमने देख लिया, फीटल आरबीसी का लाइफ स्पैन, और तीसरा कारण देख लिया तुमने इंटेस्टाइनल फ्लोरा। ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी क्या करते हैं, बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन वगैरह में कन्वर्ट करके बाहर करते रहते हैं यूरिन के थ्रू, ये भी कम एक्टिव होता है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही 3 कॉज बन सकते हैं कि बच्चों में जॉन्डिस का कारण क्या है, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम,
दूसरा कारण क्या है, लेस लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 80 to 90 डेज, जबकि एडल्ट वाले की 120 डेज तक होती है। ये क्वेश्चन बीएचयू में भी आ चुका है, 120 डेज आरबीसी का। और जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा इसका लेस एक्टिविटी इसके कारण होता है। इसके बाद अपन चलते हैं किसमें, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। तब यहां से क्वेश्चन बनता है, जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होती है appears in the first 24 hours, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे के अंदर अगर जॉइंटिस आ गई है बच्चे में तो समझो वो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगी, और जो कि कब तक रहती है, करीब करीब 14 डेज तक रहती है। अब देखो, जो अपन लोग जात हारनी पढ़ते हैं ना, बाल ग्रह पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऐसा तुम जब पढ़ोगे, जब ग्रह रोग पढ़ाएंगे तो उसमें टर्म आएगा कि हाँ, इस रावण के अनुसार, रावण तंत्र के अनुसार लिखा है कि पहले दिन अटैक करती है, दूसरे दिन अटैक करती है, तीसरे दिन अटैक करती है, चौथे दिन अटैक करती है। ऐसी बहुत सारी डिसीजेज होती है बच्चों में, जैसे कि उसमें न्यूनेटल टिटनेस होता है, 8वें दिन अटैक करता है बच्चों में, क्योंकि अम्लाइकल कॉर्ड काटा गया हंसिया से, उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहा, तो लगभग 8वें दिन जाके क्या करता है, बच्चे में टिटनेस शो कर दिया। उसे 8th डे डिसीज या न्यूनेटल टिटनेस भी कहते हैं। तो देखो 8वें दिन डेवलप हुआ, ये क्या हुआ, पहले दिन डेवलप हो गया ना 24 घंटे के अंदर। इसी तरह क्या होता है, बच्चों में एक फिजियोलॉजिकल ब्लीडिंग होती है फीमेल चाइल्ड में, कभी कभी उनके वेजाइना से ब्लीडिंग होने लगती है, वो 3 दिन के अंदर हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन कहाँ मिलेगी, बाल ग्रह में, जात हारनी में। ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। हाँ, अब इसके बाद देखो, टाइप्स ऑफ जॉइंटिस बिलिरुबिन इंक्रीज्ड बाय 0.5 mg पर आवर और 5 mg पर डीएल पर 24 आवर्स। यानी सिर्फ ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है कि एक घंटे में 0.5 mg पर डीएल तक प्रोड्यूस होता है, और एक दिन में जो है 5 mg पर डीएल तक जा सकता है, इसीलिए बहुत तेजी से बढ़ जाता है ना। 19.5 mg पर डीएल तक जाता है, हाइपर बिलिरुबिन में कहते हैं। डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल जो होता है 2 mg पर डीएल तक जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, appears in the first 24 hours, ये कई बार आ भी चुका है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी ये नॉलेज के लिए। ट्रीटमेंट में देखो इसमें चलता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही क्वेश्चन आता है जब तुम प्रभाकर राव लगाओगे तो वहां पे इंक्यूबेटर आंसर दे रखा है, उसको करेक्ट कर लेना। प्रभाकर राव जब बुक लगाओगे तो वहां पे जॉइंटिस का ट्रीटमेंट में लेकर देखा है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जनरली उस बच्चे के लिए यूज किया जाता है जो टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है। टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है तो उसे इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जहां एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और उसमें क्या करता है, बच्चा अपना ग्रो करता है। फोटोथेरेपी में क्या करते हैं, ब्लू लाइट का यूज किया जाता है। देखो यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, फोटोथेरेपी में ब्लू लाइट का यूज किया जाता है, तुम्हारे नोट्स में लिखा है, तुम लोग उसे लिख लेना। इसमें क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन जब 21 mg पर डीएल से ऊपर चला जाता है तब उसे फोटोथेरेपी दी जाती है। हाँ, लिखी हुई है ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट जो होती है ना, इसका काम क्या है, आज के जमाने में तो हम लोग फोटोथेरेपी देते हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्या करते थे, सनलाइट में रखा जाता था बच्चे को, उस सनलाइट में भी ब्लू लाइट प्रेजेंट होती है, तो उससे भी बच्चे की जॉइंटिस ठीक होती थी। इसमें जो ट्रांसफॉर्म होता है बिलिरुबिन का, उसे वाटर सॉल्युबल सिस बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, एक ट्रांसफॉर्म एक सिस फॉर्म, लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, पढ़ा था ऐसा? लीवोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी पढ़ा था, किसी को याद है कुछ, बताओ। बोलो। यस सर, पढ़ा हुआ। क्या होता है वो लीवोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी? लीवोरोटेटरी में लेफ्ट साइड में उसका वो अपोजिशन होता है, और डेक्स्ट्रो में राइट साइड में होता है, ग्लूकोज में, है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो अंदर एटम्स होते हैं या जो भी स्ट्रक्चर होता है वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट रहता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यही चीज हमारी बॉडी में भी बिलिरुबिन के साथ होता है। जब बॉडी डिलीवर होती है तो उस समय क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म में बिलिरुबिन रहता है, जो कि क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जब ब्लू लाइट पड़ती है तो वो उस चीज को कन्वर्ट कर देता है सिस फॉर्म में, और जो सिस फॉर्म होता है वाटर सॉल्युबल होने के कारण यूरिन से पास आउट हो जाता है, तो बच्चे में जॉइंटिस ठीक हो जाती है। अब देखो, अभी तो तुमको बड़ा सरल लग रहा है, तुम बाद में कंफ्यूज करोगे, जो उसमें सिस होता है वाटर सॉल्युबल होता है, कैसे याद करोगे बताओ? ये याद रखना, ये